हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने लास्ट क्लास की थी वो कारक की क्लास करी थी। उससे पहले हम उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ चुके हैं, शब्द विचार पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी क्लास है समास। आज हम समास के बारे में जानेंगे। तो समास पढ़ने या समझने के लिए मैंने कारक और उपसर्ग आपको बताए थे कि उपसर्ग और कारक की समास में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उनके बिना ये समझ में भी नहीं आएगा। तो उपसर्ग और कारक हम पढ़ चुके हैं, आज समास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें समास क्या है। समास क्या है या समास कैसे बना। तो समास हमारा यौगिक शब्द है। समास अगर आपसे पूछे कि समास क्या है तो समास एक यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द मैं बता चुका हूं जब हमने शब्द विचार पढ़ाया था। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, उनके बारे में मैं बता चुका हूं। यौगिक शब्द जिनके सार्थक खंड हो सके। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका समास क्या है। तो आपका आंसर होगा एक समास एक यौगिक शब्द है। आपको ऑप्शन में देगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या सकर शब्द। तो समास हमारा यौगिक शब्द है। अब समास का अर्थ क्या है, समास बना कैसे है हमारा। दो रूढ़ शब्दों के योग से, रूढ़ शब्दों के योग से, दो रूढ़ शब्दों के योग से हमारा जो एक नया सार्थक शब्द बनेगा, नया सार्थक शब्द, जो नया सार्थक शब्द बनेगा उसे बोलते हैं हम समास। ठीक है। यौगिक शब्द को हमने दो रूढ़, यौगिक शब्द जो बनते हैं हमारे दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, और जब दो रूढ़ शब्दों से मिलकर जो हमारा नया सार्थक शब्द बनेगा, नया सार्थक शब्द बनेगा, उसे कहते हैं हम समास। तो समास, पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा समास का अर्थ क्या है। ठीक है। तो समास के अर्थ के बारे में जानेंगे। समास का अर्थ, समास का अर्थ, जब हम समास के टुकड़े करेंगे, समास हमने दो भागों में बांटा, सम जमा आस। ठीक है। सम का मतलब यानी कि समीप, निकट, समीप, निकट या पास। और आस, आस का मतलब है हमारा बैठना, बैठना, या आस से हमारा बनता है आसन, बैठना है, बैठना है, बैठाना। ठीक है। तो समास का जो अर्थ है, समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेप, संक्षेप करना। ठीक है ना। किसी वाक्य को संक्षेप में लिखना ही हमारा समास कहलाता है। अगर आपसे पूछे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होगा हमारा संक्षेप करना। ये हो गया शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन पूछे अगर आपसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप करना है, संक्षेपीकरण करना। ठीक है। अब इसके बाद समास में हमारी दो चीजें चलती हैं साथ में। इसमें हमारी दो चीज चलती हैं समास में। सबसे पहले तो हम परिभाषा देखेंगे, समास की परिभाषा। परिभाषा क्या होगी समास की। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग
दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बना नया सार्थक शब्द ही समास कहलाता है। समास, ये होगी इसकी परिभाषा। कई बार आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास, विग्रह, संधि या रूढ़ या यौगिक शब्द। ठीक है ना। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से के योग से मिलकर नया सार्थक शब्द होगा हमारा समास। जैसे एग्जाम्पल, दो शब्द हैं हमारे, कार्य जमा कुशल। ठीक है, ये हमारे दो शब्द हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक है, इन दोनों के योग से हमारा एक नया सार्थक शब्द बनेगा। नया सार्थक शब्द क्या बना हमारा? कार्यकुशल। क्योंकि इन दोनों का योग हुआ तो हमारा नया शब्द क्या बना? कार्यकुशल। कार्यकुशल का मतलब जो अपने कार्य में कुशल हो, उससे बोलते हैं हम कार्यकुशल। ठीक है, तो इसमें इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। अब समास में हमारे दो पद चलते हैं। समास में हमारे दो पद चलते हैं, दो पद होते हैं इसमें, दो पद। एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद को हम पहला भी बोलते हैं, पहला पद, और उत्तर पद को हम बोलते हैं बाद का पद। ठीक है, अब देखते हैं पूर्व पद कैसा होता है। जैसे एग्जांपल है हमारा गगन प्लस चुंबी। तो इसमें हमारा पूर्व पद कौन सा होगा? यानी कि पहला जो पद होगा ये होगा हमारा पूर्व पद, इसे बोल लेंगे हम पूर्व पद, और बाद वाले शब्द को बोल लेंगे हम उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि समास में हमारे दो पद चलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला पद होगा उसे हम बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाले पद को बोलते हैं बाद वाले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद। और उत्तर पद हमें पता चल गया कि कौन सा पद हमारा पूर्व पद होगा और कौन सा पद हमारा उत्तर पद होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो पूछेगा आपसे समास का विलोम शब्द। एक आपसे पूछेगा समास विग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछ लेगा समास, या फिर तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, समास क्या है? तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, समास का विलोम शब्द क्या है, या समास का विलोम शब्द बताइए, समास विग्रह किसे कहते हैं, और समास क्या है। तो विलोम शब्द की बात करें, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, व्यास हमारा वी जमा आस से बना। ठीक, तो समास का विलोम शब्द क्या होगा हमारा? व्यास। फिर समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह। अब समास विग्रह, यहाँ हमें विग्रह का बारे में जानना है कि विग्रह किसे कहते हैं। तो समास को अलग अलग पदों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास पद, समास शब्द को अलग अलग पदों में तोड़ना। ठीक है, समास विग्रह किसे कहते हैं? समास शब्द को अलग अलग पदों में तोड़ना। जैसे एग्जाम्पल में कैसे तोड़ते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं हम? जैसे हमने लिखा नीलगाय शब्द है हमारा। ठीक है, ये हमारा शब्द है। अब ये हमारा कैसा शब्द है? हमारा ये समास शब्द, क्योंकि दो शब्दों के योग से बना है, नील जमा गाय।
यानी कि दो शब्दों से मिलके बना तो क्या एक नया सार्थक शब्द बना, नीलगाय। लेकिन जब हम इस समास पद को, इस समास शब्द को अलग अलग पदों में तोड़ के लिखेंगे तो उसे बोलते हैं हम समास विग्रह। जैसे नीली है जो गाय, तो हमने इस शब्द को हमने अलग अलग पदों में तोड़ दिया तो इसे ही बोलते हैं हम विग्रह। विग्रह करना, समास शब्द का विग्रह करना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे समास शब्द का होता है विग्रह विच्छेद, तो हमेशा समास का विग्रह होता है, और संधि का हमेशा क्या होता है, विच्छेद। कई बार अंतर पूछ लेगा संधि में और समास में अंतर क्या है। तो संधि में तो हमारे दो वर्णों का मेल होता है, जहाँ पे दो वर्णों का मेल होगा उसे तो बोलते हैं हम संधि। और जहाँ पे दो शब्दों का, जहाँ पे हमारा दो शब्दों का योग होगा या दो शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनेगा उसे कहते हैं हम समास विग्रह, ठीक है ना। तो समास का हमेशा विग्रह होता है और संधि का हमेशा विच्छेद, संधि का विच्छेद करते हैं। ये समास और संधि में अंतर कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये समास विग्रह हो गया। समास शब्द को अलग अलग पदों में तोड़ना ही हमारा समास विग्रह कहलाता है। फिर समास क्या है, समास हमारा यौगिक शब्द है, एक यौगिक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि समास क्या है, यौगिक है, योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है। तो समास हमारा यौगिक शब्द है, क्योंकि रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है हमारा यौगिक शब्द, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर हमारा क्या बनता है, जैसे कि पूर्व पद जुड़ा और हमारा उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद जुड़कर हमारा समस्त पद बनता है। यानी कि जब इन दोनों का योग होगा तो हमारा समस्त पद बनेगा, जिसे कहते हैं हम समास। तो अब यहाँ से हमें समास की परिभाषा भी पता चल गई, यहाँ से समास का विलोम भी हो गया। समास विग्रह हमने पता कर लिया, समास विग्रह किसे कहते हैं, दो शब्दों को अलग अलग पदों में तोड़ने की प्रक्रिया। और समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से बना शब्द, दो शब्दों के मेल से बना शब्द समास। और दो शब्दों यानी कि समास शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। अब इसके बाद हम चलते हैं समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम समास के बारे में जान चुके हैं, समास क्या है, किसे कहते हैं। अब समास के प्रकार देखेंगे, भेद, समास के भेद। समास जो है, समास के हमारे 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे समास के भेद कितने होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और नंबर 6 हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारे समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब आपसे अव्ययी भाव समास से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसकी डेफिनेशन देगा कि इसकी परिभाषा बताइए, या फिर कुछ शब्द देगा आपको छांटने के लिए कि निम्न में से कौन सा समास है। तो सबसे पहले परिभाषा, इसके कुछ पॉइंट हैं परिभाषा के। सबसे पहला है इसमें
इसमें पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें इसके पहचान के लिए है, पूर्व पद में उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे। उपसर्ग युक्त यानी कि पहला जो पद है हमारा पूर्व पद प्लस उत्तर पद। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इसमें जो हमारा पूर्व पद या पहला पद है वो उसकी प्रधानता होगी। अगर आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? अव्यय भाव समास में। और दूसरे नंबर पे पूर्व पद में उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे, यानी कि जो हमारा पहला पद है इसमें हमें उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे। उपसर्ग मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। उपसर्ग, जितने भी हमारे उपसर्ग हैं वे सब अगर हमें पूर्व पद में मिलते हैं तो हमारा कैसा समास होगा? वो अव्यय भाव समास। ठीक है। फिर तीसरी बात है इसमें, तीसरा पॉइंट है, कोई पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द। ठीक है। तो अव्यय भाव समास की पहचान के लिए हमें ये 3 पॉइंट याद करने जरूरी हैं। इनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन से शब्द में समास है। तो सबसे पहला इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरा पॉइंट है पूर्व पद में उपसर्ग युक्त हमें शब्द मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट है कोई पुनरावृत्ति वाला शब्द मिले, यानी कि कोई शब्द दोबारा से रिपीट हो, एक से अधिक बार रिपीट हो, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जैसे अनुसार शब्द है हमारा, आपसे पूछ लेगा अनुसार, प्रतिदिन, उपकार। ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे कि हमारा जो उपसर्ग प्रयोग हो रहे हैं पूर्व पद में, यानी कि इसमें हमारे यहाँ पे उपसर्ग शब्द मिले हुए हैं, उप, अनु, यहाँ पे प्रति और यहाँ पे उप। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा समास होगा यहाँ पर? अव्यय भाव समास। फिर पुनरावृत्ति वाले शब्द कैसे मिलेंगे? जैसे दिनों दिन, भाई दिन हमारा यहाँ दोबारा से रिपीट हो गया। रातों रात, तो ये भी शब्द हमारा दोबारा से रिपीट हो गया, पुनरावृत्ति हो रही है। हाथों हाथ भी हमारे यहाँ से रिपीट हो गया। द्वार, जैसे कि वह द्वार भीख के लिए भटकता रहा, तो द्वार यहाँ पे भी हमारा पुनरावृत्ति हो रही है। घर, ठीक है, रिपीट। और लात, तो जहां पर भी हमारा एक शब्द दोबारा से रिपीट होगा, एक से अधिक बार आएगा, तो वहां पे भी हमारा कौन सा शब्द होगा? अव्यय भाव समास। बहुत से जो इसमें ये योजक चिन्ह को देखकर इसको जो है द्वंद्व समास में लगा देते हैं, लेकिन इसमें द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें दोनों पद जो है टक्कर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जब रिपीट हो दोबारा से तो वहाँ पे हमारा होगा अव्यय भाव समास। और उपसर्ग युक्त शब्द मिले तो होगा हमारा वहाँ पे अव्यय भाव समास। जैसे अनुसार, प्रतिदिन, उपकार या प्रत्येक, ठीक है, अनुपयोग। तो इन सभी में हमारे जो उपसर्ग मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे आमरण, आ जमा मरण, ठीक है। आमरण में इसमें प्रधानता, इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होगा, जिसकी वजह से इस शब्द का अर्थ बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। मरण का मतलब होगा मरना, लेकिन आमरण का मतलब है मरने तक, ठीक है। जैसे आजन्म, तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो आ जमा
जन्म। तो ये हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद। प्रधानता किसकी है, किसकी वजह से हमारा इस शब्द का अर्थ चेंज हुआ, आ के जुड़ने से हमारा इस जन्म का अर्थ चेंज हुआ। तो प्रधानता किसकी रही यहाँ पर, आ की। तो इसलिए हमारा इसमें अव्ययी भाव समास होगा। आ की प्रधानता के कारण, आ जन्म का मतलब है जन्म तक, जन्म तक। ठीक है। इसके बाद ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। इसके बाद हमारा है दूसरा तत्पुरुष समास। अब इसके बाद है अव्ययी भाव समास के बाद हमारा तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर है हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जो हमारी डेफिनेशन है तत्पुरुष समास की, इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1 है सबसे पहला, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर या बाद का पद। ठीक है, उत्तर पद प्रधान। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा, दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप। दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा, विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास। किस समास में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, तो तत्पुरुष समास। किस समास में विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो तत्पुरुष समास। ये 3 बातें इसमें जानने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सुख प्राप्त, ये हमारा एक शब्द है सुख प्राप्त। अब इसमें हमारा जो है उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान है। कैसे, जैसे हम इसके टुकड़े करें, सुख प्लस प्राप्त। ठीक है, अगर पूर्व पद को देखें और उत्तर पद को देखें तो पूर्व पद तो है हमारा सुख, लेकिन प्राप्त जुड़ने से इसका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे सुख प्राप्त का मतलब क्या होगा, सुख को प्राप्त करने वाला। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है 2 पदों के बीच में, और जब विग्रह करेंगे हम इसका, विग्रह करने पर हमारा जो है विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे कारक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी हमारे 8 कारक हैं। तो 8 कारकों में से एक नोट पॉइंट, और इसमें चौथा पॉइंट, इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों का प्रयोग होता है। यानी कि 8 कारक हैं, 8 में से हमारे 2 कारकों का प्रयोग नहीं होता। शेष सभी कारक कितने बचे हमारे, 6 कारक, तो उन सभी का प्रयोग होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है सुख प्राप्त, जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सुख को प्राप्त करने वाला, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कारक चिन्ह हमारा प्रयोग हो रहा है को। सुख को प्राप्त करने वाले को क्या बोल लेंगे हम, सुख प्राप्त। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेत्रहीन,
ठीक है, जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसमें हमारा यहाँ ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, इन दोनों के बीच हमारे कारक चिन्ह लोप हुए हैं, यानी लोप का मतलब है कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो उनका प्रयोग होता है। अब हमारे यहाँ पे ये छिपे हुए हैं, जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर तो नेत्र से हीन, ठीक है, तो यहाँ पे विग्रह करने पर हमारी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो इसलिए हम इनकी पहचान, तत्पुरुष समास की पहचान इस तरीके से करते हैं, कारक विभक्ति का प्रयोग से, ठीक है। और शेष इन दो का इस कारक में तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष हमारे जितने भी सभी 6 कारक हैं उन सभी का इसमें प्रयोग होगा। इसी तरीके से जैसे पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, ठीक है, पथ हमारा पूर्व पद हो गया और भ्रष्ट हो गया इसमें हमारा उत्तर पद, और बीच में कारक चिन्ह जो है हमारे लोप हैं, छुपे हुए। लेकिन जब विग्रह करेंगे, पथ से भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना यानी कि पद से अलग होना, तो हमारा यहाँ से हमारा यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो रही है, से। अगर आपको कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास में ये कौन सा कारक होगा, तो आपको मैंने कारक में बताया अधिकरण में पर, ठीक है, अपादान, इसमें हमारा यहाँ कौन सा कारक होगा, अगर हम इसमें कारक की पहचान करें तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, अपादान, क्योंकि अपादान में क्या होता है, कोई दो पदों का अलग होना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 पद अलग हो रहे हैं और उसकी विभक्ति अपादान की से, ठीक है, बीच में प्रयोग हो रही है, तो इसमें कई बार तत्पुरुष ना दे के अपादान तत्पुरुष कारक, अपादान तत्पुरुष कारक बोला जाएगा, ठीक है। कई बार इसमें कारक का नाम भी दिया होगा, कारक का ऑप्शन में पूछ लेगा कि कर्म तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, तो पथभ्रष्ट में कौन सा कारक होगा हमारा, कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास। कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है। इस तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं तत्पुरुष के। इसमें बस हमें पता किससे चलेगा, कारक विभक्ति से, कारक चिन्हों के प्रयोग से ही हम इसमें पहचान कर सकते हैं तत्पुरुष समास की। एग्जाम्पल जैसे स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, लोकनायक, देशभक्ति, इनमें हमें इनका विग्रह करना है। कई बार आपसे जरूरी नहीं है कि आपसे समास ही पूछे, आपसे पूछ लेगा कि स्वर्गवासी का निम्न में से विग्रह होगा, आपको एक शब्द देगा, या ऐसे पूछ लेगा लोकनायक का निम्न में से विग्रह करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें सही से विग्रह करना आना चाहिए, तभी हम उसमें आंसर लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्वर्गवासी का जब हम विग्रह करेंगे, इसको अलग अलग पदों में तोड़कर लिखेंगे, अलग अलग पदों में तोड़ना ही हमारा विग्रह कहलाता है। तो स्वर्गवासी यानी कि जो स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग में बसने वाला, इसका विग्रह होगा स्वर्ग में बसने वाला। भाई जो स्वर्ग में जाता है उसे ही तो बोलते हैं हम स्वर्गवासी। तो इसमें हमारा यहाँ कौन से कारक की विभक्ति प्रयोग हुई है, आपसे जरूरी नहीं है कि इसमें तत्पुरुष समास ही देगा ऑप्शन में, हमें यहाँ विभक्ति का नाम भी पूछ लेगा कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है। तो इसमें हमारे यहाँ कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, अधिकरण। अधिकरण की जो विभक्ति होती है में या पर, तो इसलिए अधिकरण, ठीक है। इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है हमारा, अधिकरण, और अधिकरण प्रयोग होने से हमारा ये स्वर्गवासी क्या कहलाएगा, यानी कि कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कई बार कारक का नाम देकर भी वो समास पूछ लेगा कि कौन सा कारक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी तरीके से लोकनायक, लोक में है जो नायक, लोक में नायक, लोक में नायक, तो इसमें भी हमारा कौन सा होगा, अधिकरण। देशभक्ति, देशभक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, के लिए भक्ति।
अब हमने इसमें हमारी कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काके की संबोधन के लिए, ठीक है, संबोधन आया करण से संबोधन के लिए, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा, संप्रदान विभक्ति प्रयोग हुई है। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति या चिन्ह क्या होते हैं, के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं हम इसको, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस तरीके से हम तत्पुरुष समास की पहचान कर, इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, फिर गौशाला, नरोत्तम। तो देखते हैं इनमें हम विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग करके देखेंगे कि कौन सा समास है, ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, शाला यानी कि स्थान, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई है, के लिए, तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान तत्पुरुष कारक भी संप्रदान तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि संप्रदान विभक्ति का प्रयोग हुआ है संप्रदान के लिए, ठीक है। इसी तरीके से गौशाला में कौन सा समास होगा, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, गायों के लिए, ठीक है, गायों के लिए शाला या स्थान, तो इसमें भी के लिए हुआ है तो संप्रदान। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है, नरों में जो उत्तम होता है उसे बोलते हैं हम नरोत्तम। तो इसमें यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है हमारी, अधिकरण, तो इसलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष समास भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कारक चिन्हों के प्रयोग करके हम समास की पहचान कर सकते हैं तत्पुरुष समास की, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 3 है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं कर्मधारय समास में क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया उत्तर पद प्रधान। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रथम पद या पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होगा। तीसरा इसमें क्या होगा, विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द प्रयोग होंगे। जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर है जो या के समान शब्दों का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 चौथा पॉइंट है इसमें तुलना होगी, बाद वाले पद की पहले पद से तुलना होगी। तो इसमें सबसे आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, तो कर्मधारय समास, या ऐसे पूछ लेगा किस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो किस समास का होता है, कर्मधारय समास का। अब बात करें यहाँ पे विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य
तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए, ठीक है, जो विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं हम विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं हम विशेष्य। अब समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से, जैसे नील गाय, ठीक है। अब इसमें हमारे दो पद हैं, पूर्व पद है हमारा नील और दूसरा पद है हमारा गाय, यानी कि उत्तर पद। तो प्रथम पद हमेशा विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। यानी कि यहाँ पे गाय जो है, गाय हमारी गाय की विशेषता बताई है कि गाय कैसी है। तो गाय की विशेषता क्या है? नीली। तो नीला हो गया इसमें हमारा विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई गई, यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई? नीली कौन है? गाय। तो ये हो गया हमारा विशेष्य, ठीक है। नीली गाय या काली गाय भी बोल सकते हैं हम, काली गाय, ठीक है। तो काली इसमें विशेषण और गाय इसमें विशेष्य। तो इसमें हमारा प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ प्रथम पद और उत्तर पद में उपमान व उपमेय का संबंध हो, ठीक है। उपमान व उपमेय, उपमान व उपमेय का संबंध हो, एक ही बात है, ठीक है। परिभाषा में आपको विशेषण या विशेष्य ना देके कि किस समास में प्रथम और दूसरे पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो कौन से समास में होगा? कर्मधारय में, ठीक है। और विग्रह करने पर है जो या के समान शब्दों का प्रयोग होगा, या फिर चौथा पॉइंट इसमें तुलना होगी, तुलना का भाव प्रकट होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महाकवि, महोषधि, महावीर, महावीर हो गया, नीलकंठ, तो ये हमारे कुछ शब्द हैं। अब हम इनका विग्रह करेंगे। विग्रह कैसे करेंगे? हमने लिखा यहाँ पे विग्रह करने पर है जो या के समान शब्दों का प्रयोग होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, और हमारा जो दूसरा पॉइंट है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, या उपमान या उपमेय का संबंध, ठीक है। अब इस तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं महाकवि। महाकवि का जब हम विग्रह करेंगे तो महान है जो कवि, महान है जो कवि, भाई जो कवियों में महान होता है उसे ही तो बोलते हैं महाकवि। तो यहाँ पे देखा हमारा दूसरा पद क्या है? कवि, और पहला पद है महा, ठीक है। विग्रह करने पर महान है जो कवि, तो है जो प्रयोग हुआ हमारा विग्रह करने पर। और हमारा जो प्रथम पद क्या है इसमें? विशेषण, और दूसरा पद है हमारा विशेष्य, क्योंकि विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? कवि की। कवि कैसा है? कवि की विशेषता क्या है? महान। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद हो जाएगा हमारा विशेष्य। इसी तरीके से महोषधि, महान है जो औषधि, महान है जो औषधि, औषधियों में महान, औषधि हमारा दूसरा पद और प्रथम पद इसका विशेषण, ये विशेषण होगा और ये हो गया विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही? औषधि की। क्या विशेषता औषधि की? महान। इसी तरीके से महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, ठीक है। वीर की महानता कैसे? वीर की विशेषता क्या है? महान। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ कंठ की विशेषता क्या है? नीला। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कर्मधारय समास की। अब तुलना किस तरीके से होगी? तुलना के आधार पे देखते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल, मृगनयन,
या कमल नयन। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इसमें तुलना होगी, और हमारा जब विग्रह करने पर के समान, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी कि उनके चरण की जो तुलना की है, चरण किसके समान है, कमल के समान। तो यहाँ चरण की विशेषता तुलना करी है कमल से, ठीक है। और विग्रह करने पर हमारा के समान शब्द आए हैं, जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, ठीक है। नयनों की विशेषता क्या है, मृग, नयन की विशेषता किससे करी, मृग से, ठीक है। और विग्रह करने पर के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो इस तरीके से हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा समास होगा। बाकी हमें ये पॉइंट पता होने चाहिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है, या विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। तो ये हमारा कर्मधारय समास। इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कर्मधारय समास के, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बाकी तीन इसके भाग बचे हुए समास के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो कर्मधारय समास में जैसे एक दो एग्जाम्पल और, जैसे कि श्वेतांबर, श्वेतांबर, चंद्रमुख, परमेश्वर, ठीक है। तो ये सभी जो शब्द हैं ये हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से आते हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो, श्वेत है जो अंबर। अब हमारे यहाँ पे दो पद हैं, पहला पद है हमारा श्वेत, दूसरा पद है अंबर। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बताइए, वस्त्र कैसा है, श्वेत, यानी कि सफ़ेद रंग का है जो वस्त्र, उसे बोलते हैं श्वेतांबर, ठीक है। तो अंबर की वस्त्र की विशेषता बताई गई है यहाँ पे श्वेत। तो ये हो गया हमारा विशेषण, और ये हो गया हमारा विशेष्य। और विग्रह करने पर है जो हमारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख की विशेषता कैसी है यहाँ पे, मुख की तुलना किससे करी गई, चंद्रमा से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, और विग्रह करने पर के समान। इसी तरीके से परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर, ठीक है। ईश्वर की जो तुलना, ईश्वर की विशेषता बताई है यहाँ पे, और विग्रह करने पर है जो, ठीक है। इस तरीके से हम कर्मधारय समास की आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं। और बाकी जो इसके तीन भाग बचे, जो हमारा द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।